चलिए गाइस, आज हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एंजल और क्लासेस एक बार आपके लिए एक टॉपिक लेके आई है, डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किस तरीके से बनाई जाती है, कौन डाइंग डिक्लेरेशन कर सकता है, कौन कौन पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, डाइंग डिक्लेरेशन किसको की जा सकती है, क्या पुलिस को की जा सकती है, मजिस्ट्रेट को की जा सकती है, किसी थर्ड पर्सन को की जा सकती है। तो इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाइंग डिक्लेरेशन का जो प्रोविजन है, अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 बात करता था डाइंग डिक्लेरेशन की। और अभी हमारे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो प्रोविजन है वो 26 क्लॉज ए है। तो हम जो है बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या चीज, डाइंग डिक्लेरेशन क्यों आया, कौन कर सकता है। तो पहले याद रखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम नेमो मोरिटरस प्रिजम्पटर मेंटायर। इट मीन्स अ पर्सन ऑन द वर्ज ऑफ द डेथ इज नॉट प्रिज्यूम टू लाई। यहां कहा जाता है कि वो पर्सन जो डेथ बेड पर है, ही विल नॉट लाई, वो लाई नहीं करेगा, उसके द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। तो हम इसको जो है साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस के कंटेक्स्ट में हम देखते क्या होता है। तो देखिए, सेक्शन 32 क्लॉज 1 और सेक्शन 26 क्लॉज ए में अगर हम बात करें कि है क्या, तो वहां जाने से पहले पहले है क्या, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो आप जरा देखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स a statement regarding the cause of death or the circumstances resulted in death। या तो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड होगा या सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होगा। दैट इज नोन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। दिस इज द इनफॉर्मल डेफिनेशन, दिस इज द मेयर वर्ड मीनिंग ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 और सेक्शन 26 में जो है डाइंग डिक्लेरेशन को क्या कहा गया है। तो जरा देखिए, स्टेटमेंट रिटन verbal have been made by a person as to the cause of his death or the circumstances resulted in his death is relevant when the death of a person is in question। तो याद रखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन वहीं पर की जा सकती है जहां पर कोई पर्सन, उसकी डेथ जो है क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर जुडिशरी की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हम जानेंगे कौन सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। और आप देखिए कि सर, कॉज ऑफ द डेथ क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट ईदर वर्बल और इन राइटिंग have been made by a person as to the cause of his death or circumstances resulted in his death. When such death is in question, the statement made by a person is relevant. Statement made by a person is relevant. Now the question is whether statement which resulted as to the cause of death or circumstances of death, how it is relevant। सपोज करिए कि एक पर्सन है, he is stating something about his circumstances, he does not act। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में सबसे पहले जो हमको जानना है, ये मेन डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ही, कुछ पर्टिकुलर जो सेक्शन है उन्हीं पर डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। लाइक मर्डर, रॉबरी, डकैती, रेप एक्सेट्रा। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में डाइंग डिक्लेरेशन जो है किसी भी मामले में हो सकती है, किसी भी प्रोसीडिंग में हो सकती है, किसी भी सूट में हो सकती है, वेदर सिविल और क्रिमिनल।
सिविल और क्रिमिनल की, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डेथ इज रिक्वायर्ड अंडर द इंग्लिश लॉ, बट इट इज सेम इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डेथ, डेथ की संभावना जरूरी नहीं है। अगर कोई पर्सन है जो स्टेटमेंट कर रहा है या तो अपनी डेथ से रिलेटेड एज टू द कॉज ऑफ द डेथ और सरकमस्टांसेस, वो रेलिवेंट होंगे इफ द डेथ इज इन क्वेश्चन। अगर डेथ क्वेश्चन में होगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। तो पहला क्या है कि स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ द डेथ, कॉज ऑफ द डेथ होना चाहिए। सेकंड, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ, किस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई। थर्ड, डिक्लेरेंट मस्ट हैव बीन डेड, डिक्लेरेंट जो है वो डेड होना चाहिए। दिस इज द वेरी एसेंशियल कंडीशन ऑफ द law of evidence that the dying declaration can only be valid when the person have been dead। जब पर्सन डेड हो जाएगा तभी it shall only be relevant, otherwise it shall not be relevant। सेकंड, डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, इट मीन्स जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। ही मस्ट बी ए फिट स्टेट ऑफ माइंड, ही विल नॉट बी सफर्ड फ्रॉम एनी डिजीज। मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए, सही होनी है। ऐसा नहीं कि द पर्सन हु इज लाइज ऑन द डेथ बेड एंड ही सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, तब वो नहीं, दैट इज नॉट रेलिवेंट। सेकंड एंड फोर्थ, statement must be voluntarily and true। yes, this is also very essential। statement कैसा होना चाहिए, voluntarily होना चाहिए और true होना चाहिए। एंड जो हमने अभी पढ़ा था, हमने अभी पीछे बताया इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कि डेथ नीड नॉट टू बी इमीडिएट, इमीडिएट जरूरी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, तभी स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा कि तब डेथ हो, नहीं। अगर डेथ नहीं हुई तो अंडर सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस और सेक्शन 160 बीएस से रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर डाइंग डिक्लेरेशन का जिस्ट कहें कि किस केस और किस कौन से ऐसे दो एसेंशियल एलिमेंट है विच वी कैन नॉट फॉरगेट, तो वो ये दो एसेंशियल एलिमेंट है। स्टेटमेंट वेद इधर ओरल और रिटन मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ द डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ। तो कॉज ऑफ द डेथ में हमने केस देखा और पढ़ेंगे, सी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस? In this case, raped a girl has been raped, एक यंग गर्ल है, she have been raped, उनका रेप होता है, and after that she have committed suicide, वो suicide commit कर लेती हैं। Now the question before the honorable Supreme Court was that whether the death which have been, whether the death or the suicide which has been committed by a young girl is a consequence of her rape, then the prosecution fails to establish that the death and the suicide have been committed in the prosecution of rape। तो कोर्ट ने जो है, जो यंग गर्ल थी, यंग गर्ल की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन की, उसे कहा कि इररेलिवेंट है, दिस इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1। अब कहें तो सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये बात हुई कॉज ऑफ द डेथ। सेकंड, सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ, किन मामलों, किन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई। अब सपोज करिए एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से जो है लास्ट टाइम मिलके जा रहे हैं, लास्ट टाइम हम बता दे रहे हैं पहले, वैसे लास्ट टाइम नहीं, वो कह रहे कि हम जा रहे हैं अपने जो हमारे देनदार है उनसे पैसा लेने के लिए, दैट इज डेटर, डेटर के पास उनके कुछ पैसे थे, वो पैसा लेने के लिए वो पुरी गए उड़ीसा में। अब वहां पर उन्होंने अब वाइफ को बताया कि एक डेटर है ए नाम का, उनके पास हमारे इतने इतने रुपए चाहिए, हम उनको लेने के लिए पुरी जा रहे हैं, वो हमको वहां मिलेंगे। अब वो पुरी गए, पुरी के पहुंचे, वाइफ की बात हुई कि हाँ पुरी पहुंच गए। अब वो उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद उनका जो मोबाइल है या जो भी कम्युनिकेशन का वे था वो सब नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई। अब कुछ ही दिनों बाद जो है, जो द डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन हैव बीन फाउंड इन अ ट्रंक, ट्रंक में पाई गई और उन घर आया। तो अब उनकी वाइफ से पूछताछ हुई तो कहा कि ये सर वो जो है पैसा लेने के लिए जो है उड़ीसा पुरी में गए थे,
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जो स्टेटमेंट हस्बैंड ने वाइफ को किया था वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दैट इज स्टेटिंग एंड hinting something relating to the circumstances of the death। यहाँ पर circumstances of the death से related हो गया, इसीलिए that particular point is relevant। और कोर्ट ने कहा कि circumstances which have been resulted in the death is also relevant। देखिए आगे, यही हमने आगे बताया। सी नारायण का केस, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। It is found to be true voluntarily and made in the conscious state of mind। The court emphasized that no specific form is required, and even an oral declaration is admissible under Section 32 Clause 1 Indian Evidence and Section 26A BSA। जो हम बता चुके हैं इसके बारे में, तो इसमें जो हमने फैक्ट था वो आपको बताया, ठीक है। एंड पकाला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर जो बात करता है एज टू द सर्कमस्टांसेस रिजल्टेड इन हिज डेथ। क्या कहा इस केस में? इन दिस केस प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन नॉट लिमिटेड टू द एक्चुअल कॉज ऑफ द डेथ, बताया अभी हमने, बट ऑल्सो इंक्लूड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन डेथ। जो सर्कमस्टांसेस बने उनकी डेथ में, वो भी रेलिवेंट है। यहाँ पर जो है सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन को रेलिवेंट कहा, और कहा कि जो स्टेटमेंट हस्बैंड ने वाइफ को किया वो रेलिवेंट होगा और डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किया किसको जाए, वेदर इट कैन बी मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, जैसे अनलाइक टू द कन्फेशन हमने पढ़ा सेक्शन 23 में कि कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर को नहीं किया जा सकता, पुलिस कस्टडी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई ऐसा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर लेट डाउन नहीं किया गया कि जो बताता हो कि डाइंग डिक्लेरेशन खाली मजिस्ट्रेट को होनी। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन, इवन टू अ पुलिस ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है। हमने देखिए बताया है कि ऑल्दो नो स्पेसिफिक प्रोसीजर इज लेट डाउन इन द एविडेंस है, द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज जनरली फॉलोड प्रिफरेबली रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के द्वारा हो तो क्या ही बढ़िया, ठीक है। इन द क्यों मजिस्ट्रेट के द्वारा? बिकॉज द मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी बायस्ड। मजिस्ट्रेट इज प्रेजाइडिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी एंड the dying declaration has been recorded by the magistrate in the judicial capacity. It is more reliable than the dying declaration made to any other person। तो विटनेसेस हो तो बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमने पहले भी बताया था, लास्ट पीछे भी हमने बात कही कि mental fitness of the declarant must be there। he must be sound mind, he must be of sound mind, ठीक है। और लास्ट देखिए द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द डिक्लेरेंट शुड बी रिकॉर्डेड, जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा, व्हाट ही हैज स्टेटेड, ठीक है। अब एक और पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें कि हम एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, what is the evidentiary value of the dying declaration। तो जनरली डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस। अगर आपसे जनरली पूछे तो जनरली डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी वीक काइंड ऑफ एविडेंस, and it only on the sole basis of the dying declaration no conviction can be made। But in the sensational case of the Khushal Rao versus State of Bombay, the Honorable Supreme Court has held that dying declaration can be the sole basis of the conviction। याद रखिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, जबकि हमने पहले ही कहा कि इफ इट देयर इज अ सस्पिशियस कॉन्ट्राडिक्टरी द कोर्ट में सीक फॉर द कोरोबरेशन। कोरोबरेशन हो सकता है, वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, लेकिन खुशहाल राव के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। अब आइए जरा देखिए सेकंड केस, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Absence of medical certificate of fitness is not fatal if evidence otherwise shows fitness। समझ गए? मेडिकल, ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया, कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या आपने कहा कि मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डिक्लेरेंट,
तो क्या मेंटल फिटनेस, तो कहा कि हाँ मेंटल फिटनेस जरूरी है, लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डाइंग डिक्लेरेशन विल बी फेटल्ड, नहीं वो फेटल्ड नहीं होगी, ठीक है। यस, एंड नेक्स्ट, dying, multiple dying declaration. What is multiple? Suppose a person has been made a dying declaration to one person as to the cause of his death. One statement has been made to him, and on the other circumstances he has made another statement to the person. अगर कोई contradictory है, there is a contradiction एंड इनकंसिस्टेंट, देन जो है ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन जो है रिलायबल नहीं होगा। इन केस ऑफ द मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट विच इज मोर रिलायबल। जहां पर मोर रिलायबिलिटी होगी स्टेटमेंट की, वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, वो वाला स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। जैसे यहाँ हम देखिए, if there are multiple dying declaration, the court will evaluate which one of is more reliable, जो more reliable होगा हमने बताया। if they are consistent, conviction can be consistent है, अभी हमने खुशहाल राव पढ़ा। अगर inconsistent है तो corroboration required, state of UP versus मदन मोहन। क्लियर है? yes, now the last point, what, कौन कौन से इम्पोर्टेंट केसेस हैं, कौन कौन से केसेस को हम यहाँ डील कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन में आप देखिए कि डाइंग डिक्लेरेशन में हमने जो है पहले देखना है वेदर ओनली ऑन द सोल बेसिस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन वेदर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। यस, कन्विक्ट हो सकता है, खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सेकंड, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मेडिकल सर्टिफिकेट नॉट मैंडेटरी इफ एविडेंस ऑफ फिटनेस एग्जिस्ट। एविडेंस ऑफ फिटनेस एग्जिस्ट कोई जरूरी नहीं है। थर्ड, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन डेथ आल्सो एडमिसिबल। अभी हमने एज टू द कॉज ऑफ द डेथ, वो स्टेटमेंट जो डेथ के कॉज से रिलेटेड है वो रेलिवेंट है, और वो भी रेलिवेंट है जो सर्कमस्टांसेस उनकी ट्रांजैक्शन में हुए हैं और जो जिनका रिजल्ट डेथ है, दे आर ऑल्सो रेलिवेंट। एंड द लास्ट इज मनु राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। क्या हुआ, अगर सस्पिशन है देन कोरोबरेशन इज नेसेसरी। नाउ the topic of the dying declaration is complete. Now my question is relating to the other topic जो डाइंग डिक्लेरेशन से अलग है, वो टॉपिक भी जो है आपको सब पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड हमारे एएनजे लॉ क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।